गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के समक्ष इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रख करके तैयार की गई सीरीज के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। और इस सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने इससे पूर्व लगभग 8 एपिसोड पे प्रॉपर डिस्कशन किया गया है। यह जो सीरीज है यह विशेष तौर पर भारत के भूगोल के संदर्भ में है, जिसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और वैसे तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य कई प्रकार की सीरीज भी उपलब्ध कराई जा रही है। आप उन सभी सीरीज का भी अपने आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराते हैं। आप वहां से अपने मटेरियल को डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे हम कमेंट बॉक्स में दे दिया करते हैं। साथ में वैसे देखा जाए तो हम क्विज टाइप के प्रश्न भी आपको उपलब्ध कराते हैं और क्विज टाइप के प्रश्नों का आप लोग उत्तर भी काफ़ी बेहतर तरीके से दे रहे हैं। बस प्रयास आप करिए कि थोड़ा उसके जो डिस्क्रिप्टिव मटेरियल हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके आप एक अपना नोट स्वयं तैयार करें। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए हम लोग इससे पूर्व अगर देखा जाए भारतीय भूगोल के अंतर्गत जो हम चर्चा कर रहे थे उसका पहले एक संक्षेप परिचय हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। हम लोग सबसे पहले यह चर्चा किए थे कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, जिसके संदर्भ में हम चर्चा करना प्रारंभ किए थे अजोइक कालखंड से, अर्थात प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलरियन, डेवनियन, कार्बोफेरस, परमियन। साथ में हमने फिर बात किया था ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस और टर्शियरी कालखंड और क्वाटरनरी कालखंड। उसी के संदर्भ में भारतीय हम लोग जियोलॉजिकल कैलेंडर का भी अध्ययन कर रहे हैं। और भारतीय जियोलॉजिकल कैलेंडर का अध्ययन करने के क्रम में सबसे पहले हम अति प्राचीन कालक्रम की चट्टानों का अध्ययन किए हैं। उसके पश्चात हमने पुराना कालक्रम की चट्टानों का अध्ययन किया, जिसमें कुडप्पा और आपकी आती है विंध्यन क्रम की है। उसके पश्चात हमने द्रविड़ियन कालीन चट्टानों का अध्ययन किया है। द्रविड़ियन कालीन चट्टानों के अंतर्गत हमने कैम्ब्रियन से प्रारंभ किया था और कार्बोनिफेरस कालखंड तक के चट्टानों का अध्ययन किया है। और उसके पश्चात जो हमारी आर्यन कालीन चट्टान है, जिसकी शुरुआत होती है गोंडवाना कालक्रम की चट्टानों से, उसका भी हमने अध्ययन किया। और आर्यन कालक्रम की चट्टान के अंतर्गत ही एक और चट्टान थी जिसमें हम लोग बात कर रहे थे गोंडवाना के पश्चात, वहां पर आता है दक्कन का ट्रैप। क्या आता है? दक्कन का ट्रैप, उसका भी अध्ययन किया गया। दक्कन के ट्रैप के पश्चात अगर देखा जाए आर्यन कालक्रम की चट्टान का जो तीसरा फेज होता है, वहां पर टर्शियरी कालखंड और क्वाटरनरी कालखंड की चर्चा की जाती है। हम लोग इसी टॉपिक का चर्चा कर रहे थे प्रीवियस एपिसोड में कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया और वीडियो यहीं पर स्टॉप हो गई। तो खैर, इसलिए हम उस पार्ट को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमारी पिछली क्लास पोस्टपोन हो गई थी और उसी क्लास को यहाँ पर हम रिज्यूम करते हैं और आगे देखते हैं कि टर्शियरी कालखंड की जो चट्टानें हैं इसके विषय में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमको जानना चाहिए। वैसे अगर टर्शियरी कालखंड की हम बात करें तो यह जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ के सेंस में यह सीनोजोइक कालखंड का पहला पार्ट है, क्योंकि सीनोजोइक कालखंड को दो भागों में बांटा जाता है। एक कहलाता है टर्शियरी और एक कहलाता है क्वाटरनरी। तो टर्शियरी कालखंड के क्रम में यहाँ पर हमको कुछ चट्टानों के विषय में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। और जो टर्शियरी कालखंड है इसकी शुरुआत देखा जाए तो इसमें टोटल अगर सब पार्ट का हम बात करें तो टोटल सब पार्ट यहाँ पर 5 हैं। कितने सब पार्ट हैं? 5 हैं। और टर्शियरी कालखंड पूर्णतया हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में जाना जाता है। किसके संदर्भ में जाना जाता है? हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में इसको जाना जाता है। और इसी के अलग अलग कालखंड में हिमालय की अलग अलग संरचनाओं का विकास हुआ है। अगर आपसे एक लाइन में प्रश्न पूछा जाए कि हिमालय कालीन चट्टानों की उत्पत्ति का संबंध किस कालक्रम से है, तो सीधा सीधा उत्तर है टर्शियरी कालक्रम की चट्टान से है या टर्शियरी कालखंड से है। लेकिन इसमें कितने पार्ट हैं? टोटल 5 पार्ट हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पे हमको समझना है। यहाँ पर लिखा गया है टर्शियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण कहाँ से शुरू होता है? इयोसीन कालखंड से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? यह प्लायोसीन कालखंड तक जाता है। अर्थात इयोसीन है, ओलिगोसीन है, मायोसीन है, फिर
ईओसीन है और लास्ट में आपको मिलता है प्लियोसीन। तो यहाँ पर टोटल 5 आपके पार्ट मिलते हैं। कितने पार्ट मिलते हैं? 5 पार्ट मिलते हैं। तो इस पांचों पार्ट के बारे में हम लोग वैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पर डिस्कस किए हैं? जब हम लोग जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ का डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ पर इस पांचों पार्ट का हमने डिस्कशन किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार पुनः हम आपके सामने लिख देते हैं उस पॉइंट को। अगर देखा जाए यहाँ पर तो हमने सबसे पहले बात किया था, यहाँ पर है ईओसीन। क्या है? ईओसीन है। साथ में यहाँ पर है प्लियोसीन है, फिर है ओलिगोसीन है, ओलिगोसीन है, फिर है मायोसीन है, मायोसीन, और लास्ट में है प्लियोसीन है। क्या है? प्लियोसीन। तो यहाँ पर टोटल 5 सेगमेंट हैं, किसमें? जो टर्शियरी कालखंड है, और इसी में कंप्लीट हिमालय की उत्पत्ति हुई है। इसी 5 कालखंड में कंप्लीट हिमालय की उत्पत्ति हुई है, और इसी के संदर्भ में आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। और यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है, देखिए लिखा गया है कि टर्शियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण ईओसीन से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है? प्लायोसीन तक, अर्थात यहाँ तक जाता है, प्लायोसीन तक जाता है। 5 कालक्रम है इसमें, और इसी को हम कहते हैं टर्शियरी कालक्रम की चट्टान। इसी में और क्या तथ्य लिखे गए हैं यह भी ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इस अवधि में हुआ है, और इस अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? टर्शियरी महाकल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्शियरी एरा कहते हैं। साथ में अगर हम देखें, भारत के लिए इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी काल में, क्या इसी काल में भारत ने वर्तमान रूप को धारण किया है, जो वर्तमान परिदृश्य हमको नजर आता है। क्योंकि जो पेंजिया था, पेंजिया का जो विखंडन प्रारंभ हुआ है कार्बोनीफेरस कालखंड के अंत से प्रारंभ हुआ है, और टर्शियरी कालखंड तक आते आते पूरा वर्तमान स्वरूप पृथ्वी का हमको जो आज नजर आ रहा है, यह कंप्लीट होता है। कब? टर्शियरी कालखंड में। अर्थात टर्शियरी कालखंड में ही भारत की उत्पत्ति के साथ साथ हिंद महासागर की कंप्लीट उत्पत्ति हो जाती है। साथ में इसी कालक्रम में हिमालय की भी उत्पत्ति आपकी संपन्न होती है। तो उसी की बात कर रहा है। जो वर्तमान रूप भारत का आपको नजर आ रहा है, यह टर्शियरी कालखंड के अंत तक हमको प्राप्त होता है। साथ में गोंडवाना लैंड, जो इस कल्प से पूर्व ही विखंडित होना शुरू हो गया था, ने वर्तमान रूप इसी समय धारण किया है। और अंशतः यहाँ पर कई बातों की चर्चा की गई है, वो सब तो आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार के तटीय प्रदेश तथा हिमालय पर्वत प्रदान किए गए हैं। इस कालक्रम की अगर मेन कोई कंपोजिशन है, संरचना, तो वह है हिमालय की उत्पत्ति। क्या है? हिमालय की उत्पत्ति। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि हिमालय की उत्पत्ति का संबंध किससे है, तो आप सीधा सीधा उत्तर देंगे टर्शियरी कालखंड की चट्टानों से है। इसी के साथ अगर हम बात करें हिमालय की उत्पत्ति के विषय में, अगर हम डिस्कस करें, पूरे पृथ्वी पर 4 बार ओरोजनी की घटनाएं हुई हैं अकॉर्डिंग टू कोबर महोदय। कोबर महोदय जो पर्वत निर्माणकारी संरचना के विषय में ओरोजनी की संकल्पना देते हैं, इनके अनुसार पृथ्वी पर 4 बार ओरोजनी हुई है। अर्थात मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति सबसे पहली जो हुई थी उसका नाम है आर्कियन, उसके पश्चात था कैलिडोनियन ओरिजनी, तीसरी था हर्सिनियन ओरिजनी, और फोर्थ है आपका अल्पाइन, या जिसको हम कहते हैं टर्शियरी ओरिजनी। यह आपकी लेटेस्ट है और फोर्थ है। इस कालक्रम की जितनी भी चट्टानें हैं, इसको हम कहते हैं अल्पाइन युगीन ओरिजनी। और यह जो नामकरण है, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। तो यह नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति के संदर्भ में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। और इस समय टेथिस सागर, जो टेथिस सागर आपके पेंजिया के मध्य में था, अर्थात पेंजिया के मध्य में टेथिस भूसन्नति थी, जिसके उत्तर के भाग को हम लोग कहते थे अंगारा लैंड और दक्षिण के भाग के कहते थे गोंडवाना लैंड। तो वही जो टेथिस भूसन्नति थी, यही टेथिस भूसन्नति जब ओपन होती है और बाद में इसमें संकुचन होता है, तो वहीं पर हिमालय बनता है। और टेथिस का जो बचा हुआ भाग है, वही आज का भूमध्य सागर है। तो उसी के बारे में लिखा गया है। टेथिस तट उथला हो गया और इसके बेसिन पर पर्वत निर्माणकारी हलचलें हुई हैं। तो जो टेथिस भूसन्नति थी, अगर इसके विषय में थोड़ा सा और हम यहाँ पर डिस्क्राइब करें, तो एक इमेज और आपके सामने हम बनाते हैं और इसको भी ध्यान से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने कहा कि ये अगर हमारी पूरी पृथ्वी है और यहाँ पर हमारा है यह पेंजिया, और पेंजिया के मध्य में था टेथिस भूसन्नति।
तो टेथिस भूसन्नति जब यहाँ पर ये अंगारा लैंड है और नीचे है गोंडवाना लैंड, क्या है, गोंडवाना लैंड, और इस अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड जो पेंजिया का पार्ट है, जब इसका विखंडन होता है तो बीच में जो था टेथिस भूसन्नति, यह टेथिस भूसन्नति ओपन होती है, खुलती है, और बाद में तृतीयक कालखंड में, यह ओपन कब होता है तो कार्बोनिफेरस कालखंड में, लेकिन पुनः जब भूगर्भिक गतिविधियां होती हैं तृतीयक कालखंड में, तो इसी टेथिस भूसन्नति का जो आधा भाग है, ये वाला 50% इधर, यह एक पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया में संलग्न हो जाता है, और जो इसका 50% भाग है यह आज का हो जाता है भूमध्य सागर। इसका 50% भाग हो जाता है भूमध्य सागर और 50% भाग हो जाता है हिमालय। क्या हो जाता है, हिमालय। उसी के संदर्भ में यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है, जो यहाँ पर लिखा गया है कि इसके बेसिन पर पर्वत निर्माणकारी हलचलें हुई हैं, और इन हलचलों ने हिमालय, ईरानियन, साथ में ईरानियन, काकेकस, कार्पेथियन, आल्पस और पिनरीज पर्वतों को जन्म दिया है। अर्थात टेथिस भूसन्नति में ही विभिन्न प्रकार की नवबलित पर्वत संरचनाओं का निर्माण हुआ है। चाहे हम बात करें यूरोप में, जिसमें आल्पस आता है, पिनरीज आता है, बहुत सारी पर्वत संरचनाएं हैं, और वहां से लेकर के पूरा हिमालय तक की जितनी पर्वत संरचनाएं हैं सब कहीं ना कहीं टेथिस भूसन्नति का ही एक पार्ट है। साथ में यहाँ पे बात कर रहा है कि हिमालय के उत्थान में 4 या 5 काल का योग माना जाता है। वैसे मुख्य रूप से 5 योग माने जाते हैं, जैसा हमने कहा। वहां पर शुरू होता है आपका इयोसीन से शुरू होता है। इयोसीन है, प्लायोसीन है, ओलिगोसीन है, मायोसीन है और प्लियोसीन है। टोटल 5 कालखंड हैं जिसमें कंप्लीट हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर है 4 या 5, अर्थात आंसर आपका 4 भी हो सकता है और आवश्यकता पड़ने पर 5 भी हो सकता है। साथ में इनमें से प्रथम काल में ऊपरी क्रिटेशियस तथा दूसरा काल ऊपरी इयोसीन माना जाता है, और मध्य मायोसीन काल में हिमालय का तीसरा जो उत्थान है देखने को मिलता है। हिमालय का तीसरा उत्थान देखने को मिलता है, और इस काल में टेथिस सागर के अवशेष पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाते हैं। अर्थात टेथिस सागर का जो अवशेष है ये भी क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, और वर्तमान में हमको क्या मिलता है, केवल उसके स्थान पर एक भूमध्य सागर जैसी संरचना नजर आती है। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसी के परिणाम स्वरूप हमको शिवालिक का भी निर्माण देखने को मिलता है, तो इन सब तथ्यों की वजह से हम प्रॉपर जानकारी प्रीवियस क्लासों में आपको दे चुके हैं। फिर भी यहाँ पर आप इसको संक्षेप में एक बार समझने का अवश्य प्रयास करें। साथ में यहाँ पर 5वां जो उत्थान है, इस 5वें उत्थान में ही, जिसको हम कहते हैं प्लिस्टोसीन काल के अंत में हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का उत्थान हुआ है तथा कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ है। तो ये सारी संरचनाएं आपको याद रखना है, और हम प्रॉपर इस पर डिस्कशन किए हैं कि ITCZ क्या है, MCT क्या है, MBF क्या है, HFF क्या है, शिवालिक क्या है, लघु क्या है, या ग्रेट हिमालय क्या, सब पर प्रॉपर डिस्कशन किया गया है। बाकी तो और डिस्कशन हम आगे करेंगे ही, जैसे हम हिमालय की चर्चा करेंगे वहां पर प्रॉपर डिस्कशन इन सभी तथ्यों पर विशेष रूप से किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा खांसी की भी समस्याएं आती रहती हैं। तो यहां पर हम इसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जब प्रैक्टिस लंबा छूटता है तो दिक्कत आती है बोलने में, है ना, खांसी आने लगती है। खैर कोई बात नहीं है, क्लासें तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यहां पर हम कह रहे हैं जो टर्शियरी कालक्रम की चट्टानें हैं, इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में। और इसी में है, एक है इयोसीन क्रम की चट्टानें, एक है ओलिगोसीन और लोअर मायोसीन कालक्रम की चट्टानें, और एक है मायो प्लायोसीन कालक्रम की चट्टानें। तो इसका 3 सब पार्ट है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो हिमालय क्रम की चट्टानें हैं या टर्शियरी कालक्रम की चट्टानें हैं, इसको कितने भागों में पुनः बांटा जा सकता है, तो आप 3 पार्ट यहां पर कर सकते हैं। वैसे अगर हम ज्योलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की बात करें
तो वहां पर टोटल इसके पार्ट हैं कितने, 5 हैं। टोटल कितने पार्ट हैं, 5 हैं। इस बात को आपको स्पष्ट रखना है। आते हैं थोड़ा अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट यहां पर है कि इओसीन क्रम की जो चट्टानें हैं, अगर इसके संदर्भ में हम डिस्कस करें तो इस क्रम में 3 प्रकार की चट्टानों के जमाव मिलते हैं, जो यहां पर लिखा गया, देखिए इओसीन, इओसीन में, फिर देखेंगे ओलिगोसीन में, और है मायोप्लायोसीन में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसमें, इओसीन में। तो इओसीन में यहां पर 3 जमाव मिलते हैं। एक है समुद्री प्रवृत्ति के, अर्थात मरीन फेसिस। ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, यह टफेस्ट लेवल है। इससे टफ लेवल आपके ना तो यूजीसी में, ना तो टीजीटी, ना तो पीजीटी में, किसी भी एग्जाम में इससे टफ प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। मैक्सिमम जहां तक लेवल संभव है वहां तक मटेरियल आपके साथ हम साझा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा टफ भले है, लेकिन एक बार अगर आप इस पॉइंट को समझ लेंगे और याद कर लेंगे तो आपके लिए हमेशा के लिए जो समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाएंगी। तो यहां पर कह रहा है कि जो पहला इस इओसीन कालखंड में है, यहां पर समुद्री प्रवृत्ति के फॉर्मेशन की बात की जाती है। इसी प्रकार जो दूसरा यहां पर कालक्रम है, यहां पर तटीय प्रवृत्ति की बात होती है। और जो तीसरा क्रम होता है, यहां पर ताजा पानी की प्रवृत्ति की बात होती है। अर्थात सबसे पहले सागरों की बात होगी, फिर सागर से सटा हुआ कोस्ट की बात होगी, फिर कोस्ट के बाद आपका जो इनलैंड वाटर होता है, अर्थात जो नदी जल तंत्र होता है, जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। और इसके यहाँ पर कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल भी हैं जिसको आपको देखना है। तो बहुत ज़्यादा तो ना याद कर पाएँ वो चलेगा, लेकिन कम से कम इतना तो याद कर ही सकते हैं ना कि यहाँ पर देख सकते हैं टर्शियरी कल्प की चट्टानों को 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। एक होता है इओसीन, एक होता है ओलिगोसीन और लोअर मायोसीन, और एक होता है मायोप्लायोसीन। और इओसीन को पुनः 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। और इसका एक भाग होता है जिसको कहते हैं मरीन फेसिस, एक भाग होता है जिसको कहते हैं कोस्टल फेसिस, और तीसरा भाग होता है जिसको कहते हैं फ्रेश वाटर फेसिस। तो कम से कम इतना नाम तो आप याद ही कर लें, बाकी नाम भूल जाएं बात बन जाएगी। लेकिन अगर इसको भी भूल गए तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए इसको याद कर लेना है। इसी के साथ अगर हम आए जो दूसरा पार्ट है, साथ में यहाँ पर देखिए बहुत से उसी के विषय में तथ्य यहाँ पर लिखे गए हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसको पढ़िए, कोई विशेष यहाँ पर समस्या नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारा अगला पार्ट है, ये है ओलिगोसीन एवं लोअर मायोसीन क्रम की चट्टान। अर्थात टर्शियरी कालक्रम का 3 पार्ट है। पहला पार्ट था आपका इओसीन और दूसरा पार्ट है ओलिगोसीन एवं लोअर मायोसीन क्रम की चट्टान। इस क्रम में क्या हुआ है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिखा है इओसीन काल का अंत होगा। स्वाभाविक सी बात है, इओसीन काल के बाद की घटना है, तो इओसीन काल का अंत होगा, उसके बाद की ये घटनाएं हैं। यहाँ पर पर्वत निर्माण क्रिया का एक काल था, जबकि टेथिस सागर का तल ऊपर उठा और उसमें मोड़ पड़े। ओलिगोसीन काल में भी टेथिस सागर में जमाव होता रहा, क्योंकि टेथिस सागर में आगे हम लोग देखेंगे कोबर महोदय का कंप्लीट सिद्धांत, लेकिन कोबर महोदय का केवल वहां पर सिद्धांत देखा जाएगा, वहां पर यह डिस्कस नहीं किया जाएगा कि यह घटना किस कालक्रम की है। यहां पर हम काल का निर्धारण कर रहे हैं और वहां पर केवल हम उस घटना का वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है, किस क्रम में हुआ है, ये नहीं बताएंगे हम। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिद्धांत में केवल हम सिद्धांत की बात करेंगे, यहां पर हम उसके एज का निर्धारण कर रहे हैं कि किस क्रम में क्या घटनाएं हुई हैं। लेकिन कोबर महोदय ने क्या बातें बताई हैं, सिद्धांत क्या हैं, वह तो कोबर महोदय के समय देखा जाएगा, लेकिन वहां पर एज का निर्धारण नहीं किया जाएगा। तो इसलिए एज आपको यहां पर ध्यान रखना है कि एज के सेंस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यह ध्यान रखना है कि टेथिस जो भूसन्नति थी, जिसके एक तरफ गोंडवाना लैंड और एक तरफ अंगारा लैंड था, इसके मलबे अवसाद जा करके टेथिस भूसन्नति में डिपॉजिट होते हैं। और जब डिपोजिशन एक लेवल से अधिक हो जाता है, टेथिस भूसन्नति जब लचकती है, तो दोनों तरफ के जो क्रेटोजन पार्ट हैं ये आगे बढ़ते हैं, और जब इसके ऊपर कंप्रेसर लगाते हैं टेथिस भूसन्नति पे,
तो वहाँ से एक पर्वत का निर्माण होता है जिसको हम लोग हिमालय कहते हैं। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर बातें कही गई हैं जिसको हमको ध्यानपूर्वक याद रख लेना है। और चट्टानें इसी समय निर्मित हुई हैं, नारी गज क्रम की चट्टानें इसी काल में निर्मित हुई हैं। साथ में पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, असम, पूर्वोत्तर राज्यों व म्यांमार में पाई जाती हैं इस कालक्रम की चट्टानें। ठीक है, इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर तीसरा जो क्रम की चट्टान है इसमें हम बात करते हैं मायोपायोसिलिन, अर्थात टर्शियरी कालक्रम का 3 भाग यहाँ पर मुख्य रूप से भारतीय कैलेंडर के अनुसार हम बात कर रहे हैं। वैश्विक कैलेंडर में 5 पार्ट हैं, वो तो क्लियर याद होना चाहिए और हमने उनका पूरा मैकेनिज्म प्रीवियस क्लासों में बताया है। लेकिन ये जो मैकेनिज्म हम इधर पढ़ रहे हैं ये भारतीय कैलेंडर है, ध्यान रखिएगा। भारतीय कैलेंडर की ये चर्चा चल रही। भारतीय कैलेंडर थोड़ा टफ लग रहा है। जो आपका वैश्विक कैलेंडर था वो तो बहुत आसान था, हमने बहुत सहज शब्दों में आपको बता दिया था कि ट्रांस हिमालय कब बना है, एमसीटी कब बना है, ग्रेट हिमालय कब बना है, एमसीटी कब बना है, एचएफएफ कब बना है। इन सब पॉइंटों का डिस्कशन हम लोग प्रीवियस क्लासों में कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है ये केवल इंडियन कैलेंडर की बात हो रही है, इसलिए थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। लेकिन यकीन करिएगा अगर टफ है तो फिर आपकी बातें भी सहजतापूर्वक बन जाएगी एग्जाम में। और यही जो है हिमालय का तीसरा उत्थान कहलाता है जिसको हम कहते हैं मायोपायोसीन। काल क्रम में जमाव अवसादों के ऊपर उठने से शिवालिक संरचना का इन्फॉर्मेशन या शिवालिक संरचना का निर्माण होता है। अर्थात आप सोचिए सबसे पहला जो हिमालय बनता है उसका नाम है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय जो बनता है किसमें बनेगा, इयोसीन कालखंड में। बेसिक मोटा मोटा समझिए, क्योंकि फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं। यहां पर जो हमने 3 पार्ट बताया है, एक देखिए यहां 3 पार्ट है ना, इसमें अगर आप मोटा मोटी समझिए तो यहां पर ग्रेट हिमालय बनेगा। क्या बनेगा, ग्रेट हिमालय बनेगा। और ये जो दूसरा है इसमें आपका बनेगा लघु हिमालय। ठीक, बहुत मोटा मोटा समझिए, बहुत ज्यादा यहां पर डिटेल नहीं। अगर इसको समझिए तो इसमें बनेगा शिवालिक हिमालय। क्या बनेगा, शिवालिक हिमालय। बहुत बेसिक है, बस उसी का थोड़ा टेक्निकल टर्म बीच में लिखा जा रहा है इसलिए थोड़ा सा टफ लगेगा। और हम लोग टेक्निकल टर्म पढ़ना नहीं चाहते, थोड़ा सहज शब्दों में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन यकीन करिएगा अगर एग्जाम में आ रहा है थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि किस कालक्रम में ग्रेट हिमालय बना है तो आप उसका नाम सीधा देंगे इयोसीन कालक्रम। किसमें आपका लघु हिमालय बना है तो ओलिगोसीन और लोअर मायोसीन है। क्योंकि 5 पार्ट हमने अभी अभी लिखा है, पीछे आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ना, अब थोड़ा पीछे चला गया है और नहीं तो फिर यहाँ देखिए ये लिख नहीं और पीछे है ना, हमने सब लिखा है। देखिए 5 पार्ट लिखा है ना, तो यहाँ पे हमने कहा इयोसीन। इयोसीन में अभी अभी हमने कहा कि ग्रेट हिमालय का फॉर्मेशन है। फिर यहाँ पर है ओलिगोसीन, इसी ओलिगोसीन में आपका है लघु हिमालय। फिर आपका आता है मायोसीन, ये मायोसीन जो कालक्रम है। और लास्ट में हम कह सकते हैं प्लियोसीन, ये शिवालिक हिमालय का। तो यही सब पॉइंट आगे लिखे जा रहे हैं जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 पार्ट हो गया और इस तीनों पार्ट में हमने कहा कौन कौन सा बनेगा ये क्लियर होना चाहिए। और इसी की चर्चा यहाँ पर आगे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर किस हिमालय की उत्पत्ति हुई है, यहाँ पर हुआ है लघु हिमालय। ठीक, मोटा मोटी यहाँ पर किस हिमालय की उत्पत्ति हुई है तो आप सिंपल कहेंगे शिवालिक का। किसका, शिवालिक का। और उसी का यहाँ पर पूरा वर्णन किया गया है, उसी का पूरा वर्णन किया गया है कि किस प्रकार शिवालिक हिमालय का फॉर्मेशन इस कालक्रम में हुआ है। अर्थात मायोपायोसीन कालक्रम में शिवालिक हिमालय का इन्फॉर्मेशन या शिवालिक हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में हम बात करते हैं क्वाटरनरी कालक्रम की चट्टान। क्योंकि जो हमने कहा था कि जो 2 टाइप का एज ग्रुप है, एक है आपका आजोइक और एक है फेनरोजोइक। आजोइक अर्थात कंप्लीट जीवन रहित है जिसमें हम प्री कैम्ब्रियन की बात करते हैं। दूसरा है फेनरोजोइक। फेनरोजोइक के 3 पार्ट थे, एक का नाम था पैलियोजोइक, एक का नाम था मेसोजोइक और एक का नाम है सीनोजोइक। लेकिन जो सीनोजोइक है उस सीनोजोइक को हमने पुनः 2 भागों में बांटा था, एक का नाम है क्वाटरनरी और एक का नाम है टर्शियरी। तो टर्शियरी हम लोग देख चुके हैं और क्वाटरनरी की बात कर रहे हैं। लेकिन टर्शियरी और क्वाटरनरी अगर भारतीय भूगोल के संदर्भ में देखें,
भारतीय ज्योलॉजिकल कैलेंडर के संदर्भ में देखें तो ये सब किसके पार्ट में आते हैं? आर्यन कालक्रम की चट्टान के अंतर्गत समाहित किए जाते हैं। और इसमें क्वाटरनरी समूह की अगर चट्टानों की हम बात करें तो इसको पुनः कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। एक है जिसको कहते हैं प्लीस्टोसीन कालक्रम की चट्टानें और एक है वर्तमान क्रम की चट्टानें। प्लीस्टोसीन कालक्रम की चट्टानों के कुछ उदाहरण हमने आपके साथ साझा किया था, जो यूरोप में हैं और साथ में अमेरिका में साक्ष्य इसके अवेलेबल हैं। और साथ में वर्तमान कालक्रम की चट्टानों के विषय में भी हम लोगों को जानकारी स्पष्ट करनी है। तो पहले प्लीस्टोसीन कालक्रम की चट्टान का यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि जिससे हमारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से बन जाएं। तो यहाँ पर इनके बारे में कुछ पहले तथ्य, इस तथ्य को आप पढ़िए, कोई विशेष दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। यहाँ पर जो हमको पढ़ना है वो यह पढ़ना है कि कश्मीर घाटी में, कश्मीर की घाटी की जो उत्पत्ति हुई है यह इसी कालक्रम में हुई है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप नाम लिख सकते हैं। गुंज है, क्या है? गुंज है, मिंडल है, गुंज, मिंडल, रिस और उर्म। ये जो नाम है 4, यह इसी प्लीस्टोसीन कालक्रम के 4 सब पार्ट हैं हिम के। इसी प्रकार आपके 4 पार्ट मिलते हैं कहाँ पर? अमेरिका में मिलते हैं, जिसमें विस्कॉन्सिन का नाम आपको देखने को मिलता है। तो खैर आप उन नामों को याद करिए, उसकी चर्चा हम लोग प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किए हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ देखना है कि इस कालक्रम की जो चट्टानें हैं इसके साक्ष्य कहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसमें साक्ष्य जो हैं, एक है करेवा नाम का विशाल सरोवर है, ध्यान रखिएगा। साथ में ये जो है करेवा राशि है, इसका भी फॉर्मेशन इस कालक्रम में हुआ है। तो इस 2 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और आगे जैसे ही हम हिमालय की चर्चा करेंगे, भारत का भौतिक विभाजन, उस भारत के भौतिक विभाजन में हम हिमालय पर बहुत प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन वहाँ पर एज हम नहीं बताएंगे, सिर्फ ये बताएंगे कि यह संरचना कहाँ पर स्थित है, उसका लोकेशन हम आइडेंटिफाई करेंगे, जिसको हम कहते हैं मैपिंग। यह मैपिंग नहीं है, यह सिर्फ आपका एज है। लेकिन अगला जो सेगमेंट होने वाला है वह मैपिंग होने वाला है, क्योंकि आगे हम मैपिंग पे ही प्रॉपर चर्चा अब करने वाले हैं। तो यहाँ इसी के विषय में दिया है कि करेवा जो चट्टानें हैं यह लगभग 7500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं और इसकी मोटाई लगभग 1600 मीटर तक पाई जाती हैं। और यह चट्टानें अधिकांश भाग में अनुप्रस्थ दशा में फैली हुई हैं। अब अनुप्रस्थ क्या होता है, अनुदैर्ध्य क्या होता है, काफी लोग तो इसी में फंसे रहेंगे। यह भी हमको ध्यान रखना है कि अनुप्रस्थ किसे कहते हैं और अनुदैर्ध्य किसे कहते हैं। अनुप्रस्थ का तात्पर्य होता है यहाँ पर कि ट्रांसवर्स होता है, और एक अनुदैर्ध्य होता है जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, और इसका तात्पर्य होता है हॉरिजेंटल होता है। कैसा होता है? इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मीनिंग होता है कि यह इस प्रकार से फैली है। कैसी फैली? इस प्रकार से फैली है। तो यह अनुप्रस्थ डायरेक्शन में फैली हुई हैं और ऊपरी परतें निचली परतों की अपेक्षा अधिक मोटी हैं। तो ऊपरी परतें निचली परतों की अपेक्षा अधिक मोटी हैं। अब यह बात आपको समझ में आना चाहिए कि ऊपरी वाला पार्ट ज़्यादा मोटा होगा कि नीचे वाला होगा। यहाँ पे कह रहा है कि ऊपरी भाग जो है निचले भाग की तुलना में अधिक क्या है? मोटा है। रीजन क्या है? रीजन भी यहाँ पर काफ़ी बेसिक है कि चूंकि जो भी संरचनाएं यहाँ पर निर्मित हुई हैं सब अवसादी हैं। कैसी हैं? अवसादी हैं, क्योंकि पूरा हिमालय एक अवसाद से ही बना हुआ है। तो ऐसे में जो नवीन संरचनाएं होंगी ये काफ़ी मोटी, जैसे गंगा का प्लेन, गंगा का जो मैदान है, अगर आप इसकी मोटाई के बारे में देखेंगे तो 6000 मीटर मोटा आपको मिलता है, अर्थात 6 किलोमीटर मोटा है पूरा आपका गंगा का मैदान। औसतन इसकी मोटाई 6 किलोमीटर तक मिलती है। तो उस संदर्भ में जो नवीनतम संरचनाएं हैं ये मोटी होती चली जाती हैं, और प्राचीनतम संरचनाएं क्या होती हैं? पुरानी जो हैं ये पतली होती हैं। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर बातें कर रहा है। और इसमें बेसिकली लिग्नाइट टाइप के कोयले का साक्ष्य अवेलेबल है। कोयले के 3 टाइप्स हैं। जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है उसको हम कहते हैं एंथ्रेसाइट। जो सेकंड हाईएस्ट क्वालिटी का कोल होता है इसको हम कहते हैं बिटुमिनस। जो थर्ड हाईएस्ट क्वालिटी कोयला होता है या जो सबसे कम क्वालिटी का कोयला होता है उसको हम कहते हैं क्या? लिग्नाइट। तो लिग्नाइट सबसे थर्ड क्वालिटी का कोयला होता है। लेकिन इसी लिग्नाइट कोयले पर जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई किया जाता है एक लंबे कालखंड के लिए, तो यही सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला बन जाता है, जिसको हम कहते हैं एंथ्रेसाइट। क्या कहते हैं?
एंथ्रेसाइट। और एंथ्रेसाइट का जो साक्ष्य है यह भारत के कहाँ पर देखने को मिलता है, तो क्लियर रखिएगा, जो कश्मीर की घाटी वाला सेक्शन है या जो हिमालयी सेक्शन है, यहाँ पर भारत का सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला मिलता है जिसको हम कहते हैं एंथ्रेसाइट, लेकिन काफ़ी लिमिटेड मात्रा में है, काफ़ी लिमिटेड मात्रा में है, ये भी बात हमको स्पष्ट होनी चाहिए। इसी के साथ इसी कालक्रम में एक और संरचना बनती है जिसको हम कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी। वैसे पीर पंजाल श्रेणी का अगर हम विस्तार करें तो यह एक है हिमालय जिसको हम कहते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय के हम देखें तो 4 पार्ट मिलता है, एक है आपका पीर पंजाल, एक है धौलाधर, और एक है नागटीबा, धौलाधर, नागटीबा, और तीसरा है चौथा है महाभारत। लेकिन 3 पार्ट जो हैं ये भारत में हैं और एक पार्ट कहाँ पर है, नेपाल में है। और इसी का एक पार्ट है पीर पंजाल जिसकी उत्पत्ति का संबंध किस कालक्रम से है, तो क्लियर याद रखिएगा, यह क्वाटरनरी कालक्रम की चट्टानों से मैच करता है और साथ में कश्मीर घाटी की उत्पत्ति के संदर्भ में इसकी उत्पत्ति का हम लोग डिस्कशन करते हैं। कश्मीर घाटी को ही हम लोग आगे देखेंगे, इसी को कहते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और यह वही घाटी है जहां से गुजरती है कौन सी नदी, झेलम नदी। इसका भी आगे डिस्कशन हम लोग बहुत व्यापक ढंग से करने वाले हैं, लेकिन वहां पर एज का निर्धारण नहीं किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। साथ में कुछ यहाँ पर वर्तमान कालक्रम की चट्टानों का डिस्कशन करना है। वर्तमान अगर क्रम की चट्टानों की हम बात करें, अर्थात जो हमारा वर्तमान परिदृश्य है, वर्तमान में जैसे कहीं पर डेल्टा मिल गया, कहीं पर जलोढ़ मैदान मिल गया, कहीं पर नदी बेसिन है, तो उन सब विषय वस्तुओं की जो चर्चा होती है इस कालक्रम में की जाती है। और इसी में हमको मिलता है नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इन सब के द्वारा जो अपने मुहाने पर कांप से विस्तृत निक्षेप, जिसके माध्यम से क्या बनते हैं, एक डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, इसका यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। लेकिन ये डेल्टा भी कई टाइप के होते हैं, एक होते हैं जो प्राचीन डेल्टा होते हैं, एक होते हैं जो नवीन डेल्टा होते हैं। तो प्राचीन डेल्टा और नवीन डेल्टा में क्या डिफरेंस होता है ये तो आगे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राचीन डेल्टा का डिस्कशन होता है, उसके पश्चात नवीन डेल्टा का डिस्कशन होता है। तो अगर आपसे कभी कालक्रम में पूछा जाए तो जो डेल्टा का फॉर्मेशन है या हिमालय की घाटियों की उत्पत्ति के पश्चात की घटनाएं हैं, ये उसके उत्पत्ति के बाद की घटनाएं हैं, इसलिए हमको इनको ध्यान में रखना है। और यहाँ तक की चर्चाएं आज के क्लास में करनी थी। अब शेष जो चर्चाएं हैं जहाँ पर हम लोग प्रॉपर अब मैपिंग पे बात करेंगे, वह टॉपिक कहलाता है भारत का भौतिक विभाजन। तो कल से हम आप लोगों के साथ भारत के भौतिक विभाजन पर प्रॉपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कितने पार्ट हैं भारत के भौतिक विभाजन के। तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।